तन्हाई में चैन न आए और दिल घबराए, ऐसे लम्हों में वो आ जाए तो मन खिल जाए। हमने अपने बैंड की फैमिली प्लानिंग की हुई थी, बच्चे दो ही अच्छे। हमारा प्यार दिया गल्ला जो है, इट वाज यूज्ड इन नेस्कैफे बेसमेंट विदाउट आवर कंसेंट। देन वी सूड नेस्ले वालों को, नेस्कैफे बेसमेंट को और जुल्फी को और फखरे आलम को। उसमें से एक गाना जो था वो हम कंप्लीट नहीं कर सके थे, वो हमने स्क्रैप ऑफ कर दिया था। दैट वाज ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, जो बाद में जुनेद ने गाया। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी। बाकी मैंने लिखा कि जलना सड़ना एवरीबॉडी बंद करना, मैं जो भी करदा वो सही करदा। जलना सड़ना एवरीबॉडी बंद करना, मैं जो भी करदा वो सही करदा। मैनू एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं हैगी, तानू की जेलसी क्यों पसूड़ी पै गई। मैनू एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं हैगी, तानू की जेलसी क्यों पसूड़ी पै गई। वाइटी साइंस के उस वक्त जो बंदे थे वो सारे लड़कों ने वो पोनीज बनाई थी। लास्ट में जो लाइन है, घर बैठो तुम सब और चोटी कसो, that was for them। तो जो हमने पहला कॉन्सर्ट किया था, यासर अख्तर वगैरह और बहुत सारे और थे लोग, और जो ऑर्गेनाइजर थे वो जब शो खत्म हुआ तो वो गायब थे सारे, किसी की पेमेंट नहीं हुई थी। साउंड वाले बैठे हुए, हम बैठे हुए, ऑर्गेनाइजर गायब। कोई बात है गिला है अपने लोगों से, जो पुराने लोग जो इसमें बैठे हुए हैं, कोक स्टूडियो में बैठे हुए थे, रोहिल हयात। आई डोंट नो उनकी शायद कोई ग्रीवेंस है मुझसे कि ये फ्रिंज बेनिफिट्स वालों से। जुनेद जमशेद जो है वो हमारे पास सॉन्ग्स बनवाने आ रहे थे, तो मे बी ही डिडंट लाइक इट। जुनेद ने आई थिंक कुछ सार्केस्टिकली उसको कहा यासिर को कि ये तुम क्या मतलब सस्ती वीडियो बना के डाल देते ना, और बड़ा सेंसिटिव भी है, छोटी छोटी बातों पे उसका दिल बेचारे का टूट जाता था। शुजा हैदर से बात की कि यार फ्रेंच बेनिफिट्स को तुम लोग क्यों नहीं बुलाते हो? Okay. जो हम करना, फखर को हम करना नहीं चाह रहे। पहले तो चली ही गई, अब न जाएगी। मतलब आप मोहब्बत है कि शाहरुख खान की तरह आप जाके जो है वो स्कूल्स में बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं। यही कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं 90s के म्यूजिकल बैंड फ्रिंज बेनिफिट्स के लीड वोकलिस्ट शहरियार कुरैशी साहब। सर भाई ब्रीफली बताइएगा सबसे पहले कि ये म्यूजिक जर्नी कैसे शुरू की आपने? 91 में जो है, 1991 में बहुत सारे बैंड से जो अपनी अपनी म्यूजिक कर रहे थे, तो वी वर द पायनियर ऑफ EDM म्यूजिक, टेक्नो म्यूजिक जो था उसके हम पायनियर थे पाकिस्तान में। तो वो हम स्टाइल क्या है, अब हमारे जो था इट वाज 50-50 चांस के या तो चल जाएगा या फ्लॉप हो जाएगा। तो वो खुदा करना ऐसा हुआ कि शुरू में तो गजनफर साहब को आई थिंक ही डिडंट लाइक इट, उनको कोई इतना पसंद नहीं आया। तो उसके बाद हम मरीना खान और बिलाल मकसूद ने हमें अप्रोच किया अपने प्रोग्राम के लिए। रिदम विदम उस वक्त प्रोग्राम कर रहे थे, स्पॉन्सर्ड बाय मोवन गोल्ड उस वक्त। ऐसे वो हमने उसके लिए सॉन्ग किया और वो सॉन्ग इतना उसका अच्छा फीडबैक आया, इतनी फैन मेल आई कि जो लास्ट एपिसोड था उसमें टॉप 10 चलाने थे उन्होंने सारे एपिसोड के। तो नंबर 1 पे उनको जुनून का और हमारा उनका था नी हीरे सॉन्ग था वो सॉन्ग, और हमारा जो था ना जाने क्या वो ये हाफ उन्होंने आधा प्ले किया नंबर 1 पे, क्योंकि उनका जो था बैंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था। तन्हाई का सर बताइएगा कि तन्हाई के पीछे ये जो है वो क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था? वीडियो तो बहुत ही मजे की है उसकी, एक गोश्त है घर के अंदर और आप गोश्त बने में, मोहम्मद अली जो है वो फोन कॉल पे अपनी गर्लफ्रेंड को आई थिंक बुला रहे हैं उधर, तो वो क्या थॉट प्रोसेस था? हमारे जो जितने सॉन्ग्स है ना, दे वर सॉन्ग्स विद अ मैसेज। उसमें कोई ना कोई आपको जो है वो मॉरल मैसेज मिलता था। इसमें हमने ये देना था मैसेज स्पेशली यूथ के लिए कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनको आप धोखा ना दें, ठीक है? इफ दे आर ट्रस्टिंग यू कि आप अकेले घर पे आपको छोड़ के जा रहे हैं, आज ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनके ट्रस्ट पे आप पूरा उतरें। तो उसमें भी आपने देखा होगा फादर अपने बच्चे को छोड़ के जाता है, अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना।
तो वो जो है ख्याल रखने के बजाय जो है वो गर्लफ्रेंड को अपनी कॉल करता है और उसको कहता है व्हाई डोंट यू कम ओवर टू माय प्लेस। ठीक है, तो अब होस्ट ऑफ द हाउस जो है वो उसको जो मैं बना था उसको ये अच्छा नहीं लगता कि ये अपने फादर को चीट कर रहा है बच्चा, तो वो जो भी चीज करता है ये उसमें जो है वो गड़बड़ कर देता है। सही। तो उसकी एंडिंग जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई थी, उसकी एंडिंग ये होती है कि जिस वक्त आती है ऊपर से उसका फादर भी आ जाता है लड़के का, तो फिर वो लड़का ऊपर से इशारा करके कहता है जाओ, तो वो जल्दी में वहां से जाती है, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए। वो एक्सीडेंट तो होते नहीं दिखाया, लेकिन ये दिखाया है कि उसका एंड में गोश्त आ जाता है, उसका गोश्त आ जाता है। तो फिर ये दोनों, ये इसका गोश्त, घर का गोश्त और उसका गोश्त, वो दोनों होते हैं, और ये अकेला फिर से अकेला बैठे तन्हाई में बैठा हम हुआ है। तो उस वक्त बच्चे थे शायद भाई, तो हम तो उस आइडिया को समझ नहीं पाए। उस टाइम पे लगता था कि होम अलोन होना एक अलग किस्म की एंजॉयमेंट है, लेकिन वो जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो उसका मैसेज आपको समझ आता है कि नहीं, उसमें बड़ा डीप मीनिंग था, उसमें बड़ा डीप मीनिंग था। अच्छा सर, फिर उसके बाद आपका एक और गाना जिसकी वीडियो भी आपने बनाई और वो बहुत ज्यादा हिट भी हुआ, लाइक तन्हाई में चैन ना आया, वो था ये जिंदगी। वो भी मैसेज ओरिएंटेड था, उसमें वो आपने क्या बताने की कोशिश की, वो व्हीलचेयर वाला क्या सीन था उसमें? वो एक्चुअली वो ट्रू स्टोरी पे था, बेस्ड था कि मेरा एक दोस्त था, उसका बहन भाई थे, फादर पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, बहन भाइयों के साथ रहता था। उन्होंने भी जब वो माजूर हुआ एक्सीडेंट में, तो उन्होंने भी उसको उस पर गिव अप कर दिया। तो उसने खुद से फिर अपने आप को किया, गोल्ड मेडलिस्ट बना, आई थिंक जर्नलिज्म में चला गया था। तो मुझे उसकी ये चीज अच्छी लगी कि उसने गिव अप नहीं किया। तो ये सॉन्ग मैंने उसके लिए जो है बनाया था, क्योंकि सारे सॉन्ग्स मेन स्ट्रीम बनना शुरू, जब हमने तन्हाई बनाया उसके बाद सारे वो आशिक माशूकी टाइप के गाने बनने शुरू हो गए, लड़की लड़के लड़की लड़के। तो हमने कहा नाउ वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, कि जिस गाने में लड़की हो ही ना। तो म्यूजिक चैनल चार्ट में इसको आराम से जगह मिल गई थी, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं थी कि यार ये क्या आप, मतलब आप उससे हट के कर रहे हैं, जो चीजें चल रही थी फनी या विमेन सेंट्रिक वीडियोस जैसी थी, जैसे आप खुद कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली थैंक्स टू यासिर अख्तर का इसमें बहुत क्रेडिट जाता है, बिकॉज यासिर की भी अप्रोच ऐसी थी कि ही ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर समथिंग डिफरेंट। वो ये चाहता था कि डिफरेंट चीज आए, और क्योंकि उसके पास भी जितने गाने आ रहे थे वो सब इसी तरह के आशिक माशूकी टाइप के आ रहे थे, तो उसने कहा दिस इज समथिंग डिफरेंट। और उसकी वीडियो का कॉन्सेप्ट भी जो है उसको फौरन दिमाग में आ गया कि ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब इट्स अ डिफरेंट थीम। तो यासिर सर का आपने जिक्र किया, उनके साथ आपका और फखरे आलम सर का एक कोलैबोरेशन था, बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब इतना मजे का सॉन्ग प्यार दिया गला, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, हाउ डिड दैट हैपन? प्यार दिया गला जो है बेसिकली इसकी जो शुरू में मैं जब कॉलेज में पढ़ता तो मैंने माइकल जैक्सन से इंस्पायर होके मैंने कहा था कोई ऐसा एक कभी बैंड बनाया, उस वक्त बैंड भी नहीं था, मैंने कभी बैंड बनाया, मैंने 89 की बात कर रहा हूँ, 88 89 की, तो बैंड बनाया, तो मैं उसमें इस गाने का जो है ना कंपोज करूंगा। तो वो था प्यार की बातें। तो वो प्यार की बातें जो है जब हम बैंड बन गया, तो चूंकि फखरे आलम जो है वो पंजाबी में ज्यादा रैप करता था, तो हमने कहा कि इसको किसी तरह एडजस्ट करना है कि वो आपस में जो है ना एक मर्ज करे गाना, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगेगा कि बीच में उर्दू आ रहा है, बीच में पंजाबी सब। तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि प्यार की बातें को चेंज करके प्यार नहीं गला कर देते। तो वो फिर उसके लिरिक्स मैंने लिखे, सिवाय फखर का जो पार्ट है, फखर आलम का रैप पार्ट, वो फखर ने खुद लिखा था। उसके अलावा जितने पार्ट है, जो इवन यासिर अख्तर का भी पार्ट है रैप का, वो भी मैंने लिखा था। और इसके पीछे बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो यासिर एक्चुअली उस वक्त शुरू में ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ प्यार निया गला, शुरू में नहीं था, लेकिन क्योंकि वीडियो उसे बनानी थी, वीडियो यासिर ने बनानी थी, और उस वक्त जुनेद जमशेद मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी वहां आए हुए थे, और उनकी पूरी वो ग्रुप आया था आमिर हसन की तरफ, वहां पे हम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वहां पे जो है जुनेद ने आई थिंक कुछ सार्केस्टिकली उसको कहा यासिर को कि ये तुम क्या मतलब सस्ती सस्ती वीडियो बना के डाल देते ना। तो यासिर इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, बहुत दिल का बहुत अच्छा बंदा है, और बड़ा सेंसिटिव भी है, छोटी छोटी बातों पे उसका दिल बेचारे का टूट जाता था। तो वो मेरे पास आया, कहता है यार ये जो तुम गाना लिख रहे हो इसमें मेरा भी पार्ट डालो। तो मैंने कहा यार ये तो पीस का गाना है, तो तुम जो कह रहे हो कि इस पे लिखो, जुनेद जमशेद और इसके ग्रुप पे लिखो,
तो ये मतलब ये मैं कैसे से फिट कहता, मुझे नहीं पता तो मत करो। तो थोड़ा सा उसने हेल्प आउट किया। बाकी मैंने लिखा कि जलना सड़ना एवरीबॉडी बंद करना, मैं जो भी करदा वो सही करदा, मैनू एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं हैगी, तानू की जेलसी क्यों पसूड़ी पै गई, सारे पीपल मिलके मेरी गल्ला सुनना, होम रह के नहीं हो साढ़े कीड़े कढ़ना, आप भी कुछ करो ते मैनू दसो, कार बैठो तुसी सारे नाले चोटी कसो। नाउ ऑल ऑफ द वीएस गाइस वाइटल साइंस के उस वक्त जो बंदे थे वो सारे लड़कों ने वो पोनीज बनाई थी। तो वो लास्ट में जो लाइन है, घर बैठो तुम सब और चोटी कसो, दैट वाज फॉर देम। तो ये मैंने फिर उसके पार्ट। तो ये जुनेद सर को पता चल गया कि आप इसका दोबारा जवाब दिया? आई डोंट थिंक सो, उसको पता नहीं चला, क्योंकि बाद में जुनेद के साथ ही मैंने गाना किया था, जुनेद के साथ ही गाना किया था। कौन सा वाला सर? ये है यार, ये था यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट था, एजुकेशनल प्रोजेक्ट था। तो उसमें उसका नाम था दोस्ती, गाने का नाम था दोस्ती। तो उसने फ्रिंज बेनिफिट को अप्रोच किया, बेसिकली मोहम्मद अली को अप्रोच किया म्यूजिक कंपोज करने के लिए, बिकॉज ही वांटेड टेक्नो म्यूजिक और उसके साथ वो गाना चाह रहा था। तो उसकी हिज वॉइस वाज कमिंग आउट रियली वीक फॉर दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, टेक्नो म्यूजिक जो है उसके लिए बड़ी पंची साउंड चाहिए होती है। तो ही हैड अ वेरी सॉफ्ट एंड रोमांटिक काइंड ऑफ वॉइस उसकी थी ना, इतनी पंच नहीं था उसका। तो फिर मुझे मोहम्मद अली ने कहा कि तुम्हारी आवाज का टेक्सचर जो है वो काफी जुनेद से मिलता है, सो व्हाई डोंट यू रीइंफोर्स योर वॉइस along with his voice on another track। तो उसकी वॉइस के साथ फिर मैंने अपनी वॉइस रीइंफोर्स की थी और वो पूरा सॉन्ग मैंने उसके साथ गाया। और फिर उसकी वीडियो भी हुई थी, लेकिन वीडियो में ये हुआ, आई डोंट नो किसकी शरारत या साजिश थी कि जब वीडियो बनी, हमने क्राउड के सामने परफॉर्म कर रहे थे दोनों, मैं और जुनेद स्टेज पे, जब वो वीडियो एडिट होके पीटीवी पे चली तो मेरा सिर्फ कंधा और बाजू नजर आ रहा था, मुझे सीन से बिल्कुल कट कर दिया गया था। सर ये That was really... अच्छा, ये तो जुनेद सर मरहूम अल्लाह पाक ने जगह अता फरमाए, ये तो एक वो टाइम था, उन्होंने सरकास्टिकली बात बोल दी, लेकिन जब कंपटीशन रहता होगा तो कुछ ग्रुपिंग तो होती होगी उस टाइम के ऊपर, कुछ हवाले से अगर आप बता सकें, मतलब कौन किसके साथ गेट अलोंग करता था और कौन किससे दूर रहता था, अगर आपको रिकॉल कर सकें। ग्रुपिंग देखो, बस जो सामने है वो तो कुछ इस तरह पता नहीं चलता था, बिकॉज एवरीवन वाज नाइस इन फ्रंट ऑफ। जब हम मिलते थे तो बिल्कुल इस तरह मिलते थे जैसे दोस्तों की तरह, जैसे इससे अच्छा दोस्त है कोई नहीं, ठीक है। लेकिन वो फिर ये देखो, अब जैसे हमारा प्यार दिया गला जो है, इट वाज यूज्ड इन नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5, और दैट वाज डन विदाउट आवर कंसेंट। मेरे, यासिर और मोहम्मद अली के कंसेंट के बगैर ये किया गया, ठीक है। सॉन्ग का ऑर्डर मैं हूँ, लिखा मैंने, उसकी ट्यून मैंने बनाई, अरेंजमेंट मोहम्मद अली ने की, यासिर अख्तर ने बीच में अपना हिस्सा डाला, वीडियो का भी प्लस लिरिक्स का भी। तो फखरे आलम ने जो है वो जाके नेस्कैफे बेसमेंट जुल्फी से जो है वो जाके डील कर ली, ठीक है। और हमें उस वक्त पता चला जब वो ऑन एयर हो गया। तो मुझे उस वक्त भी कोई शुरू में मतलब एकदम मैं नहीं हुआ, उस पर अलार्म नहीं हुआ, लेकिन यासिर ने जब मुझे पूछा कि तुमसे परमिशन ली है, मैंने कहा नहीं, मुझसे तो परमिशन नहीं ली। तो कहता मोहम्मद अली से, मैंने कहा नहीं, उससे भी नहीं ली। तो देन ही सेड कि ये तो यार सीधा सीधा कॉपीराइट का और इंटेलेक्चुअल जो इन्फ्रिंजमेंट होती है वो उसका केस बनता है। तो देन वी सूड, हमने सू कर दिया इनको, नेस्ले वालों को, नेस्कैफे बेसमेंट को, और जुल्फी को, और फखरे आलम को। जो हम करना, फखर को हम करना नहीं चाह रहे, करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आपका क्या डिस्कनेक्ट था, मतलब since he was also part of the song, तो उन्होंने दे दिया तो उसके ऊपर मतलब नहीं, फखर के साथ मेरी बात हुई थी पहले। ही वाज उस वक्त PSL के वो कर रहा था, होस्ट कर रहा था, दुबई में हो रहे थे PSL के, आई डोंट नो कौन से वाले हो रहे थे, लेकिन वो वहां पे होस्ट कर रहा था। और जब उसको ये पता चला दैट हम इस पे बहुत नाराज हैं इस चीज पे कि उसने ये जाके कर लिए, देन ही कॉल्ड मी अप, उसने मुझे कॉल किया एंड ही सेड कि शेरी यार क्या सीन चल रहा है, मतलब मुझे ये पता चला है कि यासर जो है वो केस करना चाह रहा है और ये वो सब। तो मैंने कहा फखर यार तूने क्या किया है, मतलब यू शुड हैव कम टू अस, हम सारे मिलके जो करते, मतलब गाना भी हमने मिलके बनाया, तो जो कुछ करते हम मिलके करते। कहता है यार तुम लोगों से कांटेक्ट नहीं हो रहा था मेरा, ये मैंने कहा तो अभी भी हो गया, तो ऐसे तुम पहले भी कर सकते थे। तो दिस वाज वेरी बैड, ये तुम्हारा बहुत बुरा किया तुमने ये चीज कि हमारे इस तरह से करके।
तो वो कहता है कि फिर उसने मुझे कहा कि अच्छा तुम ऐसे करो कि आई विल पे यू, जो मुझे मिला उसमें से मैं तुम्हें पे। मैंने कहा नो, मुझे नहीं, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट 4 पीपल, यू, मी, यासिर एंड मोहम्मद अली। ठीक है, अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर हम चारों मिलके उनको सू करेंगे अगर तुम इसका यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, और तुम कुछ, उन्होंने कुछ और सीन है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझसे मैंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, और ही डिडंट इवन टेल कि उसको असल अमाउंट क्या मिली, ये भी उसने नहीं बताया मुझे। सिर्फ उसने कहा कि 3 लाख मिला, विच आई डाउट इज ट्रू। तो क्योंकि फिर उसके बाद जो है उन्होंने जुल्फी वगैरह ने मुझे कांटेक्ट किया। ठीक है, जुल्फी से मेरी बातचीत चली काफी लंबी होती रही। उसने मुझे, जुल्फी ने कहा कि अच्छा हम ऐसा करते हैं कि आप 2.5 लाख आप ले लो। मैंने कहा पड़ता है कि इट्स लाइक, मतलब 2.5 लाख आप हमें से मतलब मजाक कर रहे हो तुम लोग, क्या है ये जो लेटर कन्वर्सेशन है ये जुल्फी सर से हुई है आपकी, एंड ही ऑफर्ड यू गाइस द मनी? हाँ बिल्कुल, वॉइस नोट्स वगैरह जो हैं उसने किए, हमारे एक्सचेंज हुए थे, तो वो सब हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है सब चीजें। तो ये सारी चीज हुई, तो मैंने कहा कि यार देखो, जब शॉप पे जाता है ना बंदा, तो वहां पे आप ये जाके नहीं कहते कि मैं ये चीज लेने लगा, इस कितने पैसे दूंगा। जब आप शॉप पे जाते हो तो आपको शॉप की टर्म्स पे चीज लेनी पड़ती है। ठीक है, आप हमारे पास जब हमारी प्रोडक्ट लेने आ रहे हो, सॉन्ग्स हमारा यूज करना है, तो फिर जो हम डिमांड करेंगे आप वो पे करोगे। अगर नहीं कर सकते तो हम निगोशिएट कर लेंगे उस पर थोड़ा सा। ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये चीज होती है। ये तरीका नहीं होता कि आप एक बंदे को, 4 भाइयों का एक घर है, एक भाई जाके घर नहीं बेच सकता। ठीक है ना, चारों का कंसेंट होगा तो फिर घर बिकता है, तो ये गलत चीज है। So the matter is still in litigation? मामला अभी भी लिटिगेशन में? Still in litigation, लेकिन मसला ये है, yes, Nestle is a big giant, you know that. जी। तो but we are still, fighting. अच्छा सर, आप लोगों का एक और सॉन्ग तन्हाई जो है वो भी फीचर हुआ था एक और म्यूजिकल शो में पाकिस्तान में, जैसे वो होता है पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में, तो उसकी उन्होंने आप लोगों से परमिशन ली थी? जी, तन्हाई की बिल्कुल हमसे परमिशन ली थी, साद उनका नाम था, और बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने भिजवाया था मुझे साइन करके, और मैंने वो डिजिटली साइन करके दोबारा उनको भेजा था। ओके, तो वो बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से हुआ था, बिकॉज उससे पहले ये केस हो चुका था सू वाला, तो दे थॉट कि कहीं हमें भी जो है केयरफुल। अच्छा सर, ये चीज ये बताइएगा कि जब आप लोगों का जो एल्बम था वो कब रिलीज किया आपने? एज लॉन्ग एज आई नो इट गॉट डिलेड, थोड़ा लेट आया था, क्योंकि गाने आपके टीवी चैनल्स पे चल रहे थे कि आप लोगों का जो एल्बम था वो आप लोगों ने लेट मार्केट किया था। 95 में रिलीज हुआ था, 95 में रिलीज हुआ था, लेकिन उसके गाने जो थे वो हमने 92 से बनाना शुरू कर दिए थे। 92 से बनना शुरू हो गए थे गाने, और इवन उसमें से एक गाना जो था वो हम कंप्लीट नहीं कर सके थे, वो हमने स्क्रैप ऑफ कर दिया था। दैट वाज ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, जो बाद में जुनेद ने गाया। ओह अच्छा, तो वो सॉन्ग किसका था? वो वाज आल्सो अ सॉन्ग, या वो बेनिफिट्स का सॉन्ग, ठीक है, जिसको बाद में कंप्लीट जो है वो आई थिंक कामी जी ने किया था। कामी जी ने कंप्लीट किया था, और इमू ने उस पे शायद कहीं पियानो वगैरह बजाया था। वो गाना तो बहुत बड़ा हिट हुआ। आप ये कह रहे हैं कि ना तू आएगी ना चैन आएगा जुनैद जमशेद का पहले आप लोगों के पास है, बट यू स्क्रैप्ड इट एंड इट कुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द इनिशियल लिरिक्स मैंने लिखे थे, ट्यून बनाई थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका, एंड लेटर इट बिकेम अ मेजर हिट। कि ये जो डिले आया है, 91-92 में आप सॉन्ग्स कर रहे थे, और एल्बम में जो 3 साल लग गए मजीद, 95 में आप कह रहे हैं कि वो जाके आप लोगों ने रिलीज किया, आपको नहीं लगता कि आप मार्केट उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाए जिस तरीके से जो दूसरे बैंड से उन्होंने वक्त के ऊपर अपने कैसेट्स रिलीज कर दी? क्योंकि वो बेसिकली एक बहुत बड़ा एक टूल होता है, मतलब म्यूजिक बैंड का उस टाइम के ऊपर अपने मार्केट में एग्जिस्टेंस बताने का। अच्छा नहीं अब्बास, हमारा फॉर्चुनेटली हमें इस किस्म का कोई इशू नहीं हुआ कि हमारी अगर एल्बम रिलीज हुई है तो उसकी सेल कम होगी। हमारी तो जब
एल्बम रिलीज हुआ तो पहले लोकली हुआ था कराची में सबसे पहले, तो विद इन अ वीक जितनी भी आई थिंक लाखों में हुई थी वो कराची में ही सेल हो गई थी विद इन फर्स्ट वीक। ठीक है, उसके बाद दोबारा से उसको री रिलीज किया गया ऑल ओवर पाकिस्तान, फिर इंटरनेशनली रिलीज किया गया, तो वो अच्छी खासी उसकी सेल हुई थी। सिर्फ ये है कि डिले हमारा इस वजह से हुआ था क्योंकि मोहम्मद अली वॉज अ परफेक्शनिस्ट, ही इज अ परफेक्शनिस्ट। वो कहता था कि एक एक चीज जो है ना, ड्रम की साउंड, ये साउंड, वो साउंड, वो सब, कोई चीज जो है ना वो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वो करते करते डिले होता 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 वो 92 से 95 आ गया। और फिर हमारे जो प्रोड्यूसर थे हैं उनके ताहिर गुल हसन, तो वो ही वॉज ऑल्सो वेरी मेटिकुलस अबाउट दीज थिंग्स। तो सर ये पैसों की बात हुई है, अभी अली हैदर साहब बता रहे थे कि पहले म्यूजिक बैंड्स को बहुत कम पैसे दिया करते थे जो भी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह होते थे। रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि 10,000 या 15,000 रुपीज उनको पर इवेंट मिला करते थे, जिसके ऊपर उन्होंने सजाद अली साहब ने और एक और सिंगर ने स्टैंड लिया। तो आप लोग भी परफॉर्म करते थे, आप लोगों ने भी पाकिस्तान का कराची का कॉन्सर्ट सीन देखा, तो उस टाइम भी क्या सिचुएशन होती थी? हमारा देखो, हमारा ये होता था बस के हमने एक ही चीज रखी कि हमने शादियों में और प्राइवेट पार्टीज पे हम परफॉर्म नहीं करते थे। ठीक है, वो फिर इस तरह का बैंड बन जाता है कि घरों में जाके बर्थडे पार्टीज पे और वो करने, वो फिर आपकी एक वो नहीं रहती, क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिवनेस नहीं रहती। आपको पेमेंट भी उसी एतबार से करती है। जब आप अपनी एक्सक्लूसिव एक बनाते हैं, मार्केट बनाते हैं, तो फिर आपको अगले भी सीरियसली लेते हैं। तो हम ये करते थे कि हम सिर्फ कॉन्सर्ट्स जो हैं करते थे, हम जितनी ये बर्थडे पार्टीज और इस तरह की चीजें आती थी हम उनको टर्न डाउन कर देते, हम उनको ऑफर नहीं, रिजेक्ट कर देते। तो उसके लिए हमें फिर ठीक ठाक उस वक्त लाइक जो हमने, बल्कि हमारे साथ भी हाथ हुआ है, जो हमने पहला कॉन्सर्ट किया था यासर अख्तर वगैरह और बहुत सारे और थे लोग, और जो ऑर्गेनाइजर थे वो जब शो खत्म हुआ तो वो गायब थे सारे, किसी की पेमेंट नहीं हुई थी। साउंड वाले बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए, ऑर्गेनाइजर गायब। ठीक है, तो हमारे साथ पहले ऐसा मिसहैप हुआ था जिसके बाद हम बहुत केयरफुल हो गए थे। हमने कहा था कि नेक्स्ट टाइम हमने पहले पेमेंट पकड़नी है फिर स्टेज। ये तो बड़ा ही बैड सीन हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपके ये अब फैंस होते हैं, उस टाइम पे तो हार्ट थ्रोब हुआ करते थे आप लोग, मतलब आपका टाइम था आप सब लोगों का, तो कोई क्रेजी फैन मूवमेंट ऐसा कि मतलब आप शॉक आ गए यार ये क्या? और फीमेल फैन फॉलोइंग कैसी थी आपकी? Because that was the time musical band was the thing. That's a good question. हमने किया था जो लाहौर में कॉन्सर्ट किया था, I still remember that crazy girl तो कहूँगा कि वो हुआ था हम लाहौर में, वो जो आर्ट्स काउंसिल है जो राउंड सा है ना, वो आर्ट्स काउंसिल आई थिंक उसको बोलते हैं। तो वहां पे जो है आई थिंक क्राउड की कैपेसिटी 20-25,000 की थी, या आई थिंक लेस थी। टिकट उन्होंने सेल कर दी 40-50 हजार। तो अब वो जो जिन्होंने बेचारों टिकट दिए थे जो अंदर नहीं आ सके, वो खड़े हुए थे बाहर, वहां से बोतलें उड़ के अंदर आ रही थी, मुझे ऊपर से बोतलें उड़ के आ रही थी। और दूसरा ये हुआ कि अब जो जहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे थे और वहां पे बीच में डिच थी, काफी बड़ी डिच थी, खाई सी थी, और ताकि क्राउड के बीच में और जो स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं उनके बीच में काफी बड़ी खाई थी, तो ताकि वो आ ना सके ना। तो आई रिमेम्बर एक लड़की थी, वो लड़की जो थी उसने वहां से जंप किया और वो स्टेज पे आई और भागती मेरे तरफ विद ओपन आर्म्स थी साढ़े। तो वो सिक्योरिटी वाले आके फिर एकदम से उसको पकड़ के साइड पे ले गए थे। तो आई गॉट, थोड़ी देर के लिए आई जस्ट फ्रोज ऑन द स्टेज। फैमिली के साथ बैठे होते थे हम, फैमिली के साथ बैठे होते थे तो वहां पे फैंस आ जाते थे, ऑटोग्राफ, और उस वक्त पिक्चर्स, वो कैमरा, वो फिल्मों वाले कैमरे होते थे, उस वक्त ये मोबाइल्स होते नहीं थे, तो उससे तस्वीरें खींचना शुरू कर देना। तो वो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता था कि इतनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर यू स्टार्ट टू गेट, आप थोड़े से होने शुरू हो जाते हैं, इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं कि यार कहीं भी हम जो है वो मतलब सुकून से बैठ के खा भी नहीं सकते फैमिली के साथ। जो हमारा म्यूजिक का सीन है पाकिस्तान में वो उस तरह नहीं है, पॉप म्यूजिक उस तरह नहीं है, वन ऑफ अ काइंड कोई एक सिंगर है, जैसे अभी कहानी सुनने वाला हमारा सिंगर है, वो आउट ऑफ द ब्लू, उसका सॉन्ग बहुत ज्यादा हिट हो गया, लोगों ने बहुत उसको पजीराई दी। लेकिन उस तरीके से म्यूजिकल बैंड्स का ये सोलोज का वो ट्रेंड नहीं है जैसे 90s में था। कुछ ये म्यूजिकल शोज हैं, कोक स्टूडियोज वगैरह हैं, ये वो, इनके बारे में आपकी क्या राय है? एक परसेप्शन ये है कि जो लाइक I won't name a particular show,
लेकिन कोई एक शो जो कि पॉपुलर म्यूजिकल शो इस वक्त चल रहा है ब्रांड से एसोसिएटेड, उसका जो करंट सीजन का प्रोड्यूसर होता है मोस्टली वो ऑब्लाइज करता है, ऐसा परसेप्शन है कि वो अपने पसंदीदा सिंगर्स का वो चंद लोग हैं जाने बिल्कुल ऐसा ही है, जो बिल्कुल। रिपीट होकर आते हैं। कमिंग हाँ, फ्रॉम बिल्कुल 90s एंड स्टार्टिंग दिस पॉप कल्चर इन पाकिस्तान, आप कैसे देखते हो इसको? ये कैसे, क्या डिजर्विंग लोगों को भी मौका मिल रहा है या वही लोग रिपीट होके आ रहे हैं? नो डाउट वो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन बाकियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। बल्कि मेरा सबसे जो एक गिला है अपने लोगों से, जो पुराने लोग जो इसमें बैठे हुए हैं, कोक स्टूडियो में बैठे हुए थे, स्पेशली जब रुहेल कर रहे थे डायरेक्ट, ठीक है। तो रुहेल इज बाय द वे मेरी अम्मी के सेकंड कजन लगते हैं, वो हयात Okay. फैमिली से हैं। ओके, रुहेल हयात। जी जी, तो वो जब कर रहे थे डायरेक्ट, तो आई डोंट नो उनकी शायद कोई ग्रीवेंस है मुझसे कि ये फ्रिंज बेनिफिट्स वालों से, क्योंकि जुनेद जमशेद जो है वो हमारे पास सॉन्ग्स बनवाने आ रहे थे, तो मे बी ही डिडंट लाइक इट कि ये क्यों उनके पास जा रहे हैं। तो एनीवेज जो भी उनके, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हालांकि इन लोगों को चाहिए था, जो पुराने लोग हैं उनको चाहिए था सबसे पहले जो उनके अपने म्यूजिक के जो कुलीग्स थे 90s में, उनको सबसे पहले कोक स्टूडियो में लाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते नए जो आर्टिस्ट हैं उनको लाते। तो ये आई फेल्ट के, और फिर उन्हीं को लाते हैं बार 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 बार, उन्हीं को लाते हैं कि जिनके साथ इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग या कुछ इस तरह की चीज होती है। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि बार बार उन्हीं लोगों को चांस दिया जा रहा है। तो मुझे किसी ने ये भी बताया था, मेरा एक दोस्त है वो भी सिंगर है, उसने मेंशन किया था कि उसने आई थिंक शुजा हैदर से बात की थी, बिकॉज ही वाज वर्किंग विद शुजा हैदर, उसके साथ काम कर रहा था। तो उसने मुझे बताया कि उसने शुजा हैदर से बात की कि यार फ्रिंज बेनिफिट्स को तुम लोग क्यों नहीं बुलाते हो। तो आई वोंट नेम दैट द बैंड मेंबर्स कि वहां पे किसने फिर क्या कहा। ओके, तो मतलब ये सब भी हुआ है। तो लेकिन एनीवेज वहां पे भी हुआ, ठीक है। Okay. तो ये चीजें, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स ने तो एज सच उसने अप्रोच नहीं किया, वो सिर्फ सॉन्ग के लिए किया था। ओके, मेरा एक्चुअली मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मेरा एक इशू ये है कि मैं आई एम ऑल्सो मैनेजिंग माई एनिमल शेल्टर। ओके, मैं एनजीओ चला रहा हूँ एनिमल शेल्टर की, ओके, तो मैं रेस्क्यू करता था एनिमल्स को ना। तो वो मेरा ये मसला है कि मैं इनको कहीं छोड़ के जा नहीं सकता। मुझे बहुत बार जो ऑफर लास्ट टाइम हुई थी वो हुई थी स्वीडन से, वहां पे कोई स्टूडियो था, वहां पे मुझे एज अ वोकल डायरेक्टर ऑफर हुई थी, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत सारे कोई 40 मेरे पास कैट्स थी ओके, और 10 डॉग्स थे जिनको मैंने रेस्क्यू करके अपने शेल्टर में जो है रखा, उनका खाने पीने का ट्रीटमेंट ये वो सब है। तो उनको मैं अबेंडन करके जा नहीं सकता था। तो ये मसला मेरा आता है अभी भी कि कहीं अगर कराची में या किसी दूर की जगह पे कहीं अगर स्टे करना हो 1 दिन से ज्यादा, तो मैं जा नहीं सकता। अच्छा सर, ये चीज बताइएगा, आपका जो नाम है, बचपन में मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी, तो ये फ्रिंज मुझे नहीं कभी समझ आया। फ्रिंज बेनिफिट्स जो है ये इतना क्या कहते हैं इलीट सा नाम आप लोगों ने चूज कैसे किया? कोई थॉट प्रोसेस क्या था या बस ऐसे ही रैंडमली आप लोगों ने लिया? एक्चुअली मोहम्मद अली केम अप विद दिस नेम। हमारे घर में आता था वो डॉन न्यूज़पेपर, Okay. तो उसमें एक बिजनेस रिकॉर्डर जो है वो सफा होता था, ठीक है, तो उसमें ये टर्म इसने वी वर यूजिंग लुकिंग फॉर सम अनयूजुअल नेम, कि जो मतलब मेन स्ट्रीम में एक चीज हो ही ना। तो वो जब उसने कहा कि फ्रिंज बेनिफिट्स नेम रखते हैं, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी कॉमर्स टाइप की और बिजनेस टाइप की है, बैंड का नाम नहीं लगता। तो कहता है ये तो मजे की बात है कि वो बंदों को ज्यादा जल्दी याद होगा इस तरह से कि हाँ फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब म्यूजिक में क्या है। तो फ्रिंज बेनिफिट्स बेसिकली इट मींस अ बोनस। बोनस, जब आप कोई काम करते हो, जॉब करते हो, तो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सैलरी के अलावा, तो वी कंसिडर आवर सेल्फ अ बोनस इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। आई सी। सर, ये तो ये- आप लोग का ये सिलसिला डिसकंटिन्यू कब हुआ? आप और मोहम्मद अली सर ने मतलब कब खत्म कर दिया, मतलब प्रैक्टिकली म्यूजिक प्रोड्यूस करना, और क्यों हुआ? 96 में जो था हमारा लास्ट ऑफिशियली जो था ना एज अ बैंड, वो लास्ट अपीयरेंस थी। उसके बाद फिर मोहम्मद अली ही गॉट मैरिड एंड वेंट अब्रॉड, यूएसए चला गया, और
और माशाल्लाह अब उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और मैं जो है यहीं पे कराची से वापस वहाँ आ गया। वहाँ आके मैंने टीचिंग का जो है करियर परस्यू किया, म्यूजिक टीचिंग का, जो मैंने इतने से सीखा था, जो अनफॉर्चुनेटली हमें कोई नहीं सिखाने वाला था। मतलब आप मोहब्बत है कि शाहरुख खान की तरह आप जाके जो है वो स्कूल्स में बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं। यही कर ये चीज कर रहा था। ये आपके एल्बम में एक सॉन्ग था काश, जो वो ट्रैक जो है, क्या वो बाकी सॉन्ग से हटके था, और अगर था तो क्यों था, मतलब वो इंक्लूड कैसे हुआ, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? काश एक्चुअली हमने अब्बास तमाम, आप अगर हमारी एल्बम सुनो ना, उसमें हमने तमाम जॉनरास जो हैं उनको टच किया है। ठीक है, वेदर चाहे वो भंगड़ा हो जाए, चाहे वो रेगे हो, चाहे वो जैज हो, चाहे वो टेक्नो हो, चाहे वो रॉक हो। अब हम रॉक की साइड पे भी ये करना चाह रहे थे, हम ये बताना चाह रहे थे कि ठीक है हमारा टेक्नो बैंड है, बट वी कैन ऑल्सो डू अ रॉक्स नंबर एज वेल। ठीक है, एक वोकलिस्ट की जो वर्सेटाइल जो चीज होती है, जो उसको शो करती है एज अ डायनामिक सिंगर, वो वही होता है जो हर जॉनरा को जो टच कर सके। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू बी एन एक्सपर्ट एट दैट जॉनरा, बट एटलीस्ट यू शुड हैव दैट स्किल कि आप पता चले कि हाँ भाई ये भी कर सकता है। ठीक है, तो मैंने उस वक्त रॉक सॉन्ग, हाँ वो मैंने रॉक सॉन्ग किया काश, और वो जो था वो सोशल जो जितने इश्यूज हैं उनको मैंने एड्रेस किया था, क्योंकि मैं उस वक्त चाह रहा था, उस वक्त भी इसी किस्म के हालात चल रहे थे कि जिसमें सर पे छत नहीं, कोई बेरोजगार, और ये सारी चीजें जो है ना ये उसमें मैंने मेंशन किए। तो उस वक्त जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करा रहे थे ताहिर गुल हसन के पास, वहां पे जुनून अपनी करा रहा था रिकॉर्डिंग उस वक्त, परवाज या आई डोंट नो इनकलाब, कोई इनमें से कोई एक एल्बम करवा रहा था, आई डोंट नो। तो वो कौन सा रॉक बैंड है? तो फिर हमारे प्रोड्यूसर ने बताया ये रॉक बैंड नहीं, इट्स अ टेक्नो बैंड, बट दे आर अटेम्प्टिंग अ रॉक सॉन्ग एज वेल। कहते वेरी डैम गुड, जबरदस्त। वो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट था, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ रॉक बैंड जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो और वो हमारी तारीफ करके जाए हमारे डायरेक्टर म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ, तो दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। आप लोगों के जो ग्रुप में, आपके म्यूजिक बैंड में आप और मोहम्मद अली सर ही थे, तो क्या इसकी कोई खास वजह थी कि क्योंकि बाकी लोग जो है वो बाकी ग्रुप 3-4 या ज्यादा लोगों के ऊपर मुश्तमिल होते थे, तो आप लोगों ने इसको लिमिट रखा हमेशा अपने ग्रुप को? वाज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दैट? हमने अपने बैंड की फैमिली प्लानिंग की हुई थी, बच्चे 2 ही अच्छे। क्योंकि देखो जहां ज्यादा होता है ना वहां पे झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छी बात ये थी कि हम दोनों कजन्स थे, फर्स्ट कजन ना, तो मोहम्मद अली मेरे फुफू का बेटा है, तो उसमें हमारा ये होता था कि हमारे बहुत सारे जो इंस्पिरेशंस थी, हमारे जो सॉन्ग में चॉइसेस थी, वो आपस में बहुत ज्यादा मिलती थी। यानी कॉइन जैसे कि कॉइन के 2 होते हैं ना, मतलब बिल्कुल जो जो उसकी चॉइसेस थी वो मेरी चॉइसेस थी, लाइक्स और डिसलाइक्स सब एक जैसी थी। तो हमारा कभी कोई इशू नहीं रहा, झगड़ा नहीं रहा किसी चीज पे कि जी ये ऐसे तो वैसे। जो वो कहता था मैं उसको सुनता था, उसको मॉडिफाई कर लेता था, जो मैं कहता था वो उसको सुनता था, मॉडिफाई करके उसको 2-3 बताता वर्जन, अच्छा ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे, हाँ ये बेहतर लग रहा है, ये कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लिरिक्स बेसिकली मैं ही लिखता था, आई वाज अ सॉन्ग राइटर, और मेलोडी भी जो है ट्यून वो मैं बनाता था, और उस पे जो अरेंजमेंट है, कॉर्ड की अरेंजमेंट म्यूजिक की, वो मोहम्मद अली करता था, बिकॉज ही हैड अ वेरी गुड सेंस। उसने बाकायदा यामा इंस्टीट्यूट से 6 बुक्स की थी म्यूजिक नोटेशन की, तो ही वाज वेरी गुड एट कॉर्ड की अरेंजमेंट, उसकी सीक्वेंसिंग और ये सारी, उसको बहुत अच्छा सेंस था। तो वो एक ही नोट के साथ 2-4 डिफरेंट कॉर्ड्स लगा के मुझे बताता था कि ये कर ले, ये अच्छा लग रहा है, ये, तो फिर मैं कहता था हाँ इसकी ये सीक्वेंस अच्छी लग रही है, ये रख लो। तो म्यूजिक ट्यून जो है मेरी होती थी, मेलोडी, और लिरिक्स मेरे होते थे, अरेंजमेंट जो है उसकी होती थी, सीक्वेंसिंग वगैरह बाकी सबकी वो रिलेटेड सब। तो सर पुराने आपके जो कलीग्स हैं इंडस्ट्री के, उनमें से किन के साथ अभी भी आपका राब्ता रहता है या क्लोज है अभी भी आपसे? यार राब्ता तो सबके साथ है, क्योंकि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है 90s म्यूजिशियन यूनाइटेड। ओके, तो उसमें ओवर 100 आर्टिस्ट हैं, जबरदस्त, इंक्लूडिंग मी, एंड सारे ये फखर आलम, नदीम जाफरी, मतलब यू नेम इट, हर आर्टिस्ट वहां पे मौजूद है। वो पूरा हमने ग्रुप बनाया हुआ है।
तो म्यूजिशियंस का, तो वहाँ पे सब मौजूद है, पुराने से लेके नए। मोहम्मद अली साहब तो शादी करके सेटल डाउन हो गए, तो आप भी शादी करके सेटल डाउन हो चुके हैं, या आप बस ये पेट्स एंड ये जो इनके एनजी को ही मैनेज करते हैं? नहीं 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 नहीं, शादी बिल्कुल कर ली है। अच्छा, और माशाल्लाह एक बेटी है मेरी, माशाल्लाह। शहरजाद नाम है। अच्छा, माशाल्लाह। और बस दैट्स कोई ऐसा नहीं। अच्छा सर, बिफोर वी NGO भी चला रहा हूँ अपनी। अच्छा, तो अभी भी आप करते हैं कुछ, मतलब इस चीजें वगैरह प्रोड्यूस करते हैं अपने फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड फॉर द लव ऑफ म्यूजिक दैट यू हैव? हाँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, अपना यूट्यूब चैनल है अपने ही नाम से, शरियार कुरैशी के नाम से। तो उसमें मैंने किए हुए नेचुरली उनकी वो जो ऑडियो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी, इट्स नॉट दैट है, बिकॉज वो बजटेड तो नहीं, स्पॉन्सर्ड नहीं है, फंडेड नहीं है, खुद ही किए हैं कजन के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के। तो उस तरह की चीज बनाई है, मतलब उस तरह की सीरियसली अब जो मतलब उस तरह का स्टफ है वो अभी तक नहीं किया, लेकिन कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता। यूएसए से है, पाकिस्तानी लड़के हैं दोनों, ओके, कंपोजर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े अच्छा नाम है उनका भी, वो यहीं से गए हुए हैं और वो इस वक्त यूएसए में सेटल्ड हैं। और उन्होंने तन्हाई का दोबारा से रीमिक्स बनाया है और मैं इसके वोकल्स भी कर चुका हूँ। और वो मिक्सिंग हो रहा है, उसकी मिक्सिंग हो रही है, जैसी उसकी स्पॉन्सरशिप होगी उसकी वीडियो इंशाल्लाह आप दोबारा देखोगे। चले सर, बिफोर वी रैप अप, एनी मैसेज फॉर द व्यूअर्स, आपके चाहने वालों के लिए जो आज तक 30-32 साल तक आपको चाह रहे हैं आपके सॉन्ग्स को एंजॉय करें, एनी मैसेज, एनी वर्ड्स फॉर देम? मैं बहुत बहुत दिल से जो है ना उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये फैंस ही होते हैं बेसिकली। अल्लाह ताला की जात के बाद अगर कोई आपको इज्जत और मकाम देता है ना, वो फैंस हैं। क्योंकि अगर फैंस आपको इज्जत मकाम ना दें, आपको रिजेक्ट कर दें, तो यू आर नोवेयर, आपकी कोई वो नहीं होती। तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी होती है कि मैं जो अभी भी काम कर रहा हूँ, प्रोड्यूस, थका हुआ काम है, कोई इतना हाई फाई काम नहीं है, लेकिन उसमें अभी भी मुझे इतनी पजीराई मिलती है कि मेरे जो पुराने फैंस हैं जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया हुआ है, वो आके कहते हैं कि यू शुड हैव डन दिस फॉर PSL के लिए करना चाहिए था, वो मैंने स्पोर्ट्स का कोई सॉन्ग बनाया था, ये आपको उसके लिए करना चाहिए था, इसमें 90s की वो आ रही है, टच आ रही है, वो करके। तो फिर कवाली जो है एक या मोहम्मद नूर मुजस्सम, उसको मैंने अपने अंदाज से टेक्नो स्टाइल से बनाया है। तो फिर इंग्लिश की नशीद है वो की है, इस तरह की थोड़े थोड़े फिर बच्चों के लिए सॉन्ग्स किए। तो अपने तौर पे मैं करता रहता हूँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह होपफुली ये तन्हाई का जो है, जैसे इसको स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो वीडियोस की आप देखोगे। आई होप कि हम जल्दी से सुन सकें। थैंक यू सो मच शहरियार सर अपने टाइम के लिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच बॉस, थैंक यू अल्लाह हाफिज़।